महाराष्ट्र में अब से करीब 9 घंटे बाद अगली सरकार के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन में वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहां के नालासोपारा विधानसभा इलाके में एक ऐसा नोट कांड हुआ है जो देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। वो खबर है क्या, इसके किरदार कौन कौन है, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो 1 मिनट 23 सेकंड का है। इसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया में शेयर भी किया है। वीडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े दिखाई दे रहे हैं। वो भीड़ से घिरे हुए हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, चोर चोर चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग अपने हाथ में नोट लेकर के लहरा भी रहे हैं। 500 के कुछ नोट कुछ लोगों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। आसपास पुलिस वाले भी मौजूद हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से विनोद तावड़े की बहस भी चल रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है, अब उसे भी समझिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार इलाके के एक होटल का है। इस होटल में बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद तावड़े मीटिंग कर रहे थे। उनके साथ नालासोपारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजन नायक समेत कई नेता कार्यकर्ता थे। विनोद तावड़े का कहना है कि राजन नायक ने उनसे कहा कि थोड़ा रुक करके हम सबके साथ थोड़ी चाय वाय पी लीजिए, अब तो सारा चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। तो वो रुक गए वहां पे। उसी वक्त बहुजन विकास अघाड़ी के नेता वहां पहुंच गए। बीवीए ने बीजेपी नेताओं पर वोटर्स में पैसे बांटने का आरोप लगाया। मौके पर नालासोपारा से बीवीए उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर, उनके पिता हितेंद्र ठाकुर ये भी पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी और बीवीए में जमकर विवाद और बवाल हुआ। इसके आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले एक और वीडियो देखिए। इसमें नालासोपारा सीट से बीवीए उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर दिख रहे हैं। सफेद कमीज पहने हुए क्षितिज अपने हाथ में एक भूरे रंग की डायरी लिए हुए हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने खड़े क्षितिज उनसे बहसबाजी कर रहे हैं। नौबत टकराव की आ जाती है। इन सब के बीच क्षितिज टेबल पर खड़े हो गए और ब्राउन रंग की इस डायरी को दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस डायरी में है क्या जिसे इतना उछाला जा रहा है। इस बंद डायरी का राज अभी सामने आया भी नहीं था कि होटल के कमरा नंबर 407 में भीड़ दाखिल हो गई। कमरे में चारों तरफ सामान और सूटकेस बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां भी एक खुली हुई डायरी मिली है। डायरी, नोटबुक, जो मन में आए इससे आप कह लीजिए। इसके एक पन्ने पर आज की तारीख दर्ज है। वो देखिए, आप जो देख रहे हैं ऊपर, 19 नवंबर 2024 ये तारीख लिखी हुई है। नीचे विनोद तावड़े का नाम है। इसी पेज पर होटल के कुछ और कमरों का भी जिक्र है। ये पहला पन्ना हम आपको दिखा दिया। फिर दूसरे पन्ने की बात करते हैं। उसमें महाराष्ट्र नंबर की कई गाड़ियों के डिटेल दर्ज है। रूम नंबर 406। रूम नंबर 406। तो आपने देखी है डायरी, ये वो भूरे रंग की डायरी नहीं है जो क्षितिज ठाकुर अपने हाथ में पकड़े हुए थे। वो अलग डायरी दिखा रहे थे। फिर ये एक अलग नोटबुक है जो कि किसी सूटकेस से शायद निकाली गई, ये कमरे में मिली। अब तक आपने 3 वीडियो देख लिए हैं। अब चौथा वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? ये एक बैग है जिसमें नोटों की कम से कम 2 गड्डियां तो दिखाई दे रही हैं। 500 रुपए के नोट हैं और पीछे से एक आवाज आती है कि देखो 9 लाख रुपए पकड़ लिए गए। बीवीए नेताओं के आरोपों के मुताबिक ये रुपए होटल के अंदर से मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश लेकर होटल में पहुंचे थे, लेकिन यहां वीडियो के मुताबिक बरामद हुए हैं 9 लाख रुपए। और ये पुलिस ने भी कहा है कि 9 लाख से थोड़े ज्यादा रुपए बरामद हुए। होटल में जो 9 लाख रुपए मिले, क्या वो पैसे विनोद तावड़े लाए थे? क्या ये पैसा बीजेपी का है? ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये अभी एक दावा किया जा रहा है, पर अपने हाथ में लिए हुए पैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला कलेक्टर इसकी जांच की बात कर रहे हैं। 9 लाख रुपए भाई, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए भाई। तो अभी तक आपको क्या क्या दिखा है?
कुछ बीवीए के कार्यकर्ता आपने हाथ में नोट लिए हुए, आपको दिखी है एक भूरी डायरी, आपको दिखी है कम से कम एक नोटबुक जिसमें कुछ होटल के कमरे और गाड़ियों के नंबर लिखे हैं, और आपको दिखा है एक बैग या फिर बोरी जिसमें कुछ 500 रुपए की गड्डी पड़ी है। अब बात करते हैं 5वें वीडियो की। इस वीडियो में चुनाव अधिकारी होटल के कमरे को खंगाल रहे हैं, एक एक सामान की खाक छान रहे हैं, हर लिफाफे और थैले को खोल रहे हैं। वो देखिए सूटकेस में से वो कुछ निकालते हैं, एक नीले रंग का लिफाफा निकलता है, सबकी फोटो ली जा रही है। इस दौरान मिले हुए कैश की भी गिनती की गई। तो इस कैश कांड की तो जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन बीवीए नेता क्षितिज ठाकुर का दावा है कि उन्हें होटल से कम 10 से 12 डायरी मिली हैं। इन डायरियों में तमाम नेताओं और उनमें बांटे गए पैसों का जिक्र है, जबकि विनोद तावड़े पैसे बांटने के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी निकालिए, इस होटल के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी है, कहीं भी उनका चैलेंज है कि कहीं भी आप मेरे को दिखा दीजिए कि कहां मैंने हाथ में पैसा लिया है या बांटा है या किसी को देने की कोशिश की। अलग अलग डायरी हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी, बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया। डायरी आपको मीडिया को हमने दिखाया था कि नाम, उसको कितना पैसा दिया है, नीचे टोटल लिखा था, ये सब आपको हमने शूटिंग में दिखाया था। ऐसे 10-12 डायरी हमें मिली। 10-12 डायरी में अलग अलग नेताओं का नाम, वसई तालुका के अलग अलग समाज के लोगों का नाम, उसमें किसको कितना पैसा दिया है, ये सब हमने आपको टीवी पे, कैमरा पे दिखाया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करने वाला है? कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। तो यहां तो बात पैसे और डायरी की हो रही थी, पर इस सब के बीच क्षितिज ठाकुर के पिता हितेंद्र ठाकुर ने इस पूरे मामले को सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विरार के होटल में पैसे बांटने की बात उन्हें किसी अगाड़ी के नेता ने नहीं बुलाई, बल्कि बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने उन्हें ये टिप ऑफ दिया। सुनिए कि क्या है हितेंद्र ठाकुर का दावा। मुझे बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि इस मतदार संघ में, जो 12 मतदार संघ में 5 करोड़ बांटने के लिए आ रहे हैं, अभी उधर 19 लाख होटल में पकड़े। इन आरोपों और हंगामे के बीच एक और विचित्र घटना घटी। हम ये सब आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि पिछले 12 घंटे में जो भी बीता है, ये एक गुत्थी से बहुत ज्यादा है। किसने टिप ऑफ दिया, किसके पास पैसा था, कहां से पैसा मिला, किसका था ये पैसा। पिता पुत्र की जिस जोड़ी ने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, उन्होंने उसके बाद क्या किया? थोड़ी देर बाद ही उनके साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, यानी कि हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े, दो जिन्होंने इल्जाम लगाया, और विनोद तावड़े जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा था, एक साथ मीडिया के साथ बात करने के लिए पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने उसे रोक दिया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस वार्ता को गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगा दी, क्योंकि अभी साइलेंट पीरियड चल रहा है। मतदान से पहले साइलेंट पीरियड होता है। मुद्दई और मुद्दालय की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन इसके बाद एक और हैरान करने वाली घटना घटी। वो क्या? ठाकुर पिता पुत्र यानी कि क्षितिज और हितेंद्र ठाकुर फिर विनोद तावड़े के साथ एक ही कार में बैठ करके होटल से निकले। इस दौरान जानते हैं विनोद तावड़े ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं दोनों के साथ मिल करके लंच करने जा रहा हूं। अब महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक इस कैश कांड में 3 एफआईआर दर्ज की गई है।
2 एफआईआर कैश और डायरी की बरामदगी से जुड़ी हैं, तो तीसरी एफआईआर गैर कानूनी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर की गई है। अब तक हमें जो एफआईआर की कॉपी मिली है उसमें बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और नालासोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नायक समेत कुछ नामजद लोगों के अलावा 200 से 250 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज मिली है। इन लोगों पर जो एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें 200 से 250 लोगों के ऊपर बीएनएस की धारा 223 लगाई गई है। यह धारा सरकारी आदेश की अनदेखी करने पर लगाई जाती है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 126 में भी चार्जेस लगाए गए हैं, यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह धारा लगाई गई है। तुलिंज पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए, उसकी एफआईआर आ रही है अभी, और फिर हमारे एफएसटी की टीम के तहत हम सर्च करवा रहे कुछ सब नहीं होगा। हम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के लिए कटिबद्ध है। पुलिस प्रशासन की मदद से हम फ्री इलेक्शन कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की है। उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और बीएनएस इसके तहत वो एफआईआर हुई है और 3rd एफआईआर भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी एफआईआर कर रहे हैं। सबसे पहला आरोप बीवीए ने लगाया था, पर इस सब में जुड़ गई महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और खास तौर पर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि यही सबसे बड़ा सबूत है कि महायुति महाराष्ट्र का चुनाव हारने वाली है और अब उन्होंने कैश फॉर वोट्स का सहारा लिया है। उद्धव ठाकरे ने तो इसको नोट जिहाद का आरोप बता दिया। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दे, और भी राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। अर्थात कदाचित भारतीय जनता पार्टी पॅनिकमध्ये असेल, त्यांचं सरकार येत नाही असं त्यांना दिसतंय आता, त्याच्यामुळे येईल सही, पण ही भारतीय जनता पार्टीचे योग्य नाही। आणि मी खरंच सांगते, विनोद तावडेंकडून मला ही अपेक्षा नव्हती कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। वोट के लिए नोट बांटने का आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए इसकी जांच में बहुत ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए और इसमें शामिल लोगों की तुरंत पहचान करने की कोशिश भी बेहद जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ये मामला अतिशयोक्ति और फेक न्यूज में फंसकर कुछ का कुछ ना बन जाए। इसीलिए सिर्फ उन्हीं चीजों को देखा और दिखाया जाना चाहिए जो सबूत वहां से पाए गए, जो साक्ष्य ऑन रिकॉर्ड है, और यही हमने किया भी है। आपको वीडियो दिखाए, आपको हमने आई विटनेसेस की बातें सुनाई, पुलिस क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या बोल रहे हैं। इन सब सबूतों के चलते और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गेंद चुनाव आयोग और पुलिस के पाले में है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन आज के दिन देश को सिर्फ ये जानना चाहिए कि जो नोट हवा में लहराए जा रहे हैं, जिन डायरी और नोटबुक की तस्वीरें दिख रही हैं, उनकी असल सच्चाई क्या है। अब खबर पाकिस्तान से, जहां सरकार पर दबाव बनाकर रखने वाली सेना में घबराहट बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की आवाज बुलंद हो रही है, जिसे दबाने का जिम्मा मुनीर सेना को सौंपा गया है। लेकिन बलोच लड़ाकों और पश्तून लड़ाकों के आगे पाकिस्तान आर्मी बेबस नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर 10 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इन हमलों में 20 सैनिकों की मौत हो गई। अब उन इलाकों में तैनात सैनिकों में एक डर, एक खौफ पैदा हो गया है कि कहीं वो भी हमले का शिकार ना हो जाए।
इसीलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा संख्या में अब सैनिकों ने छुट्टी की अर्जी डाल दी है, यानी कि जान बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक अब छुट्टी लेने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान का समर्थन मिलने से बलोच और पश्तून लड़ाके पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो गए हैं। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सेना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को खाली नहीं करती, तब तक इसी तरह हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान में बगावत का तूफान आया हुआ है जो बारूदी जलजले में बदल चुका है। शहबाज सरकार के लिए ये नया चैलेंज है, जबकि पहले ही पाकिस्तान कई संकट में घिरा हुआ है। जिन्नालैंड की तबाही का वक्त नजदीक आ चुका है, क्योंकि बलोच और पश्तून की दहशत से पाकिस्तान आर्मी कांप रही है। छुट्टियां लेकर सैनिक घर जा रहे हैं। सबसे पहले उस तबाही की तस्वीरें देख लीजिए जिसमें पाकिस्तान को बर्बादी की खाई में धकेल दिया है। बलूच लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। एक हफ्ते में कई पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा डाला और पाकिस्तानी सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह पश्तून लड़ाके भी हमलावर हैं। पाकिस्तान सेना के कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। इस डबल अटैक से शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान से आजाद होने को बेचैन है बलूच लड़ाके। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने आंदोलन तेज कर दिया है, जिससे शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई है। बलूच और पश्तून के हमले में अब तक 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले में 8 सैनिक मार गिराए गए, जबकि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में 7 सैनिकों को मार दिया था। जबकि पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बलूच और पश्तून के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन बलूच और पश्तून लड़ाके हावी पड़ रहे हैं। वो कैंपों को निशाना बना रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला कर रहे हैं, यानी दिन या रात में कभी भी धावा बोलकर तबाही मचा रहे हैं। ये बलूच लड़ाकों के हमले का वीडियो है, जिसे 14 नवंबर का बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी बीआरए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। वीडियो में देख सकते हैं एक पाकिस्तान आर्मी के ट्रक को जियारत हाईवे पर लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दी। इस हमले में 2 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के अलावा कई सैनिक भी मारे गए जो ट्रक में बैठे थे। हमला करने के बाद बलूच लड़ाके चट्टानों के खुफिया रास्ते से भाग गए। ये दूसरा वीडियो कलात इलाके में पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर हमले का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी कैंप को घेर लिया है और ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया। हमले के दौरान 12 बलूच लड़ाके वहां मौजूद थे। जबकि इससे पहले शाह मर्दान इलाके में भी हमला किया था। वहां भी सोते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां बरसाई थी। पिछले 1 महीने से हमलों में तेजी आई। इसके पीछे की वजह है तालिबान ने पश्तून और बलोच आंदोलन को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद बलोच लड़ाकों को हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आंदोलन चलाने के लिए भी कह दिया है। इसके बाद से ही बलूच लिबरेशन आर्मी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लड़ाके फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान आर्मी को ललकार रहे हैं। हालांकि शहबाज सरकार ने एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया है, जिससे पश्तून और बलूच लड़ाकों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान दोनों संगठनों को आतंकी संगठन मानता है।
लेकिन दोनों ही अपने हक और आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, कहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसके हाथ से चले ना जाएं। इसलिए शहबाज सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस आंदोलन को कुचलने का इरादा कर लिया है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी और दूसरे सुरक्षा बलों में खलबली मच गई है। सैनिक बड़ी संख्या में छुट्टी पर जा रहे हैं, यानी वो बलूच और पश्तून से लड़ने को तैयार नहीं है। कहीं इसके पीछे तालिबान का खौफ तो नहीं? क्योंकि अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को आजाद कराने के लिए तालिबान सक्रिय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दरअसल तालिबान इसी मौके की तलाश में था कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, पाकिस्तानी आवाम का सरकार से भरोसा उठता जाए, फिर बाकी का काम तालिबान उन लड़ाकों से कराएगा जो पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल तालिबान की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बारूद के दम पर सत्ता हासिल करे। तालिबान का पहला मंसूबा है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग ना लगाई जाए, दूसरा कि पाकिस्तान में तालिबानी शरिया लागू किया जाए। तालिबान चाहता है कि वजीरिस्तान में पड़ने वाला फाटा पूरी तरीके से TTP यानी कि तहरीक तालिबान को सौंपा जाए, जबकि चौथा मंसूबा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान के सैनिक पूरी तरह से हटा दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो TTP बलोच और पश्तून लड़ाकों के साथ मिलकर इसी तरह पाकिस्तान में खून बहाता रहेगा। इन नारों, इन आवाजों और इस विरोध प्रदर्शन का इतना असर है कि शहबाज सरकार का सिंहासन हिल गया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होता रहता है, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान आर्मी को आगे बढ़ाता है, जो निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की हदें पार कर देते हैं। ऐसे में आजादी की मांग करने वाले संगठन भी हिंसक हो उठे हैं और पाकिस्तान आर्मी पर हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले ये समझिए पाकिस्तान में कहां-कहां आजादी की मांग उठ रही है और कहां पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही है। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान, POK यानी पाकिस्तान के आधे से ज्यादा इलाके से बगावत की आवाजें बुलंद हो रही हैं, जिन्हें दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है। लेकिन अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव बागी संगठन हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान सेना से लोहा ले रहे हैं। इसके अलावा कई अलग अलग इलाकों में बड़े हमले किए हैं। 10 दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरा रेलवे स्टेशन ही उड़ा डाला था, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिकों समेत 25 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी और आगे भी ऐसे ही हमलों की धमकी भी दी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी PTM यानी पश्तून तहफूज मूवमेंट के लड़ाके भी हमलावर हो गए हैं। वहां पाकिस्तान आर्मी और PTM के लड़ाकों के बीच भीषण जंग पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी के 9 जवान मारे गए हैं, जबकि PTM के 8 लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज में खलबली मची हुई है, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन ने पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त टक्कर दी है। दरअसल इसे शहबाज सरकार का फेल ऑपरेशन बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कंट्रोल सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। खास बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में PTM के साथ दूसरे संगठन भी जुड़ गए हैं, जिसमें लश्कर-ए-इस्लाम का नाम सबसे ऊपर है, जो पाकिस्तानी कैंप पर हमला करके पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा करके ले जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया है। जबकि बन्नू जिले की एक पोस्ट पर हमले का दावा पश्तून लड़ाकों की तरफ से किया गया है, जिसमें TTP यानी तहरीक तालिबान भी शामिल हो सकता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एक कमांडो को मार गिराने का दावा किया। हालांकि हमला कब हुआ इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है।
जबकि यह साफ है कि बन्नू जिले में लगातार ऐसे हमले होते रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। इसीलिए लड़ाके हमला करके अफगानिस्तान बॉर्डर पार करके भाग जाते हैं। अब तालिबान के समर्थन के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। वो अब खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्राजील में G20 सम्मेलन में भारत को सभी देशों से ज्यादा महत्व दिया गया और ये तस्वीरों में साफ था। G20 में शामिल वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी को कैसे सेंटर स्टेज मिला, ये आज बिल्कुल साफ हो गया। दुनिया के सबसे प्रभावशाली गुट G20 में भारत की जगह मजबूत दिखाई दी। यहां तक कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी के आगे अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन भी थोड़े से फीके दिखाई दिए। G20 की ग्रुप में शामिल सभी देशों के लिए भारत एक सुपर पावर और नई उम्मीद के रूप में दिखा। G20 में जहां प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शक्ति दिखी, वहीं G20 में मेक इन इंडिया की ताकत भी दिखाई दी। आखिर क्यों हो रही है भारतीय फाइटर जेट की ग्लोबल डिमांड? क्यों पूरी दुनिया का भरोसा भारत के स्वदेशी हथियारों पर बढ़ गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। G20 की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत का परचम किस तरह से लहरा रहा है। ये ताकत कूटनीति के क्षेत्र में हो या सामरिक क्षेत्र में, हर जगह शक्तिशाली भारत की धाक है, उभरते भारत की छाप है। ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में शामिल दुनिया के 20 पावरफुल देशों के बीच भारत की उसी ताकत और रुतबे को दुनिया ने एक बार फिर देखा। G20 में शामिल ये 20 देश वो ताकतें हैं जिनके दम पर दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था टिकी है। G20 के दौरान दुनिया ने देखा कि हर ताकतवर देश भारत के साथ विदेश नीति से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में किस तरह समझौते करना चाहता है। उसकी वजह है दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्था के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत की लगातार बढ़ती ताकत। G20 की मेजबानी करने वाला ब्राजील भारत के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील कर सकता है। यह वो बार्टर डील है जिसमें दोनों देशों को फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील भारत का बेहद ताकतवर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A खरीद सकता है। इसके बदले में भारत ब्राजील से C-390M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जेट खरीद सकता है। भारत AN-32 को रिप्लेस करके ब्राजील से C-390M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट खरीद सकता है। दूसरी तरफ ब्राजील अपने यहां F-5 फाइटर जेट को रिप्लेस करके भारत के तेजस MK-1A खरीद सकता है। ये एक भारतीय इंडस्ट्री के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि इतने सारे देश तेजस मार्क 1A में रुचि दिखा रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये एक आधुनिक जहाज है। भारत के LCA तेजस एयरक्राफ्ट को ब्राजील क्यों खरीदना चाहता है और ब्राजील के साथ भारत की डिफेंस डील का कितना बड़ा सामरिक महत्व है, इसे हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले G20 के मेजबान ब्राजील ने सम्मेलन में भारत का सम्मान किस तरह किया और पीएम मोदी G20 में कैसे सबके केंद्र में बने रहे, पहले आपको उसे दिखाते हैं। G20 समिट में पीएम मोदी को सेंटर स्टेज में जगह दी गई। ग्लोबल मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्तियों के बीच इस तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बिल्कुल पास में लगी है। पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी आगे लगी थी और उनके बगल में थे G20 की मेजबानी कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। G20 में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी आ रहे थे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने रास्ते में ही उनका स्वागत किया।
भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का ही असर है कि इस बार भी ब्राजील ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की। भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रूस और अमेरिका भी समर्थन कर चुके हैं। G20 समिट में भारत की कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। G20 में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अलावा पुर्तगाल, इंडोनेशिया और नॉर्वे के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। ब्राजील में G20 की ही आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में खूब हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ट्रूडो जैसे ही अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं, उनके बगल में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी तरफ देखते तक नहीं। मानो ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग ने जानबूझकर ट्रूडो की तरफ नहीं देखा। G20 की इन तस्वीरों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि यह भारत की कूटनीतिक शक्ति का ही असर है कि ग्लोबल मंच पर ट्रूडो को किसी ने भाव नहीं दिया। यहां तक कि G20 में अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन भी फीके दिखे। प्रधानमंत्री मोदी आजकल ब्राजील में है, G20 की मीट अटेंड कर रहे हैं। शायद साइडलाइंस पे इस बात का भी जिक्र हो, जो उनकी बाद में स्टेटमेंट आएगी उसको हम देखेंगे कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। G20 सम्मेलन में पूरे समय पीएम मोदी केंद्र बिंदु बने रहे और भारत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अगर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजहों में देखें तो वो है रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती स्वदेशी ताकत। मेड इन इंडिया की पावर G20 में भी दिखी। यही वजह है कि भारतीय हथियारों की ग्लोबल डिमांड हो रही है। जानकारों का मानना है कि भारत की प्राथमिकताओं में मेक इन इंडिया को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाना और सहयोगियों के साथ रणनीतिक संबंधों को भी बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत ब्राजील के एयरक्राफ्ट C-390M को खरीदने पर तभी विचार करेगा जब ब्राजील भारतीय लड़ाकू जेट LCA तेजस की खरीदारी करेगा। इसका मतलब यह है कि किसी देश के हथियार चाहे कितने ही उन्नत हो, लेकिन भारत उसे तभी खरीदेगा जब वो देश भारत के स्वदेशी हथियारों के लिए डील करेगा। हाल में हुए तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान ब्राजील की वायुसेना ने भारत के स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी भी दिखाई। और अब बात करते हैं भारत के ने कैसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च किया। अंतरिक्ष संचार की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसरो और एलॉन मस्क की कंपनी एक क्रांतिकारी मिशन के लिए साथ है। नए सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद देश में कैसा बदलाव आएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और बढ़ती ताकत का ये एक और परचम है। अंतरिक्ष में ये उड़ान भारत की नई उपलब्धि है। इसरो के नए संचार उपग्रह GSAT-20 को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 9 ने मंगलवार को फ्लोरिडा के केप कैनवरल से इसरो के GSAT-20 संचार उपग्रह को लॉन्च किया और उसे सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष में भारत की इस बड़ी कामयाबी का महत्व भी समझ लीजिए। इसरो और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच ये पहला कमर्शियल सहयोग है। GSAT-20 उपग्रह भारत में संचार की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाएगा, खासकर देश के दूर दराज इलाकों में जहां अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको याद दिला दें कि इसरो के कमर्शियल सेगमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने इस साल की शुरुआत में 3 जनवरी को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ अपने पहले सहयोग का ऐलान किया था। भारत 430 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है, लेकिन GSAT-20 उपग्रह इतना भारी था कि इंडियन लॉन्च व्हीकल इसे अंतरिक्ष में ले जाने में असमर्थ था।
इस वजह से इसरो को स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करनी पड़ी। अब आपको बताते हैं कि इस संचार उपग्रह की खासियत क्या है। GSAT-20 उपग्रह उन्नत संचार तकनीक से लैस है। GSAT-20 इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सबसे भारी पेलोड में से एक है। इसरो की ओर से बनाया गया यह पहला ऐसा सैटेलाइट है जो एडवांस्ड KA बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। यह उपग्रह फ्लाइट में भी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। इसरो के इस सैटेलाइट को GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में भारत 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है। पहले यह समझा जाता था कि स्पेस साइंस में पैसा क्यों खर्च किया जाए, लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल कार्यक्रम लॉन्च करके और कामयाबियों के कीर्तिमान बनाकर यह साबित कर दिया है कि इसरो स्पेस प्रोजेक्ट पर जितना खर्च करता है उससे कहीं ज्यादा देश को फायदा होता है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने एक कार्यक्रम में खुलासा किया था कि इसरो अपने द्वारा खर्च किए गए हर रुपए पर 2.5 गुना कमाता है। आपको सीधे ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय। तो हम अब आपके सामने साक्ष्य के रूप में, मतलब बोथ दृश्य और श्रव्य, यानी योर विजुअल एंड रिटन, दोनों चीजें आप स्वयं इसको देखें और उसके बाद मैं महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी से फिर कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, कृपया जो बातें न्यूज एजेंसीज के माध्यम से सामने आई हैं, जरा उनको हम राष्ट्र के समक्ष रखना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि व्हाट दिस बिट इज डूइंग। ये लाइट ऑफ करिए, पीछे वाली ऑन कर दो। So if any investigation occurs, we can be attributed to those two individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अब दूसरी क्लिप। एक मिनट भाई, इसको दोबारा सुना। ये बता दें नाना पटोले ये उस एजेंसी में प्राप्त न्यूज के अनुसार नाना पटोले जी की आवाज का दावा है। Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money there? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. ये सेम डीलर से बात करने में उसका दावा है कि सुप्रिया सुले जी से बात हो रही है। Please inform Laxmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashree, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked. तो ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बिटकॉइन घोटाला किया गया सुप्रिया सुले के द्वारा और उसको लेकर के साइबर सेल के साथ और चुनाव आयोग के पास सुप्रिया सुले ने भी एक याचिका डाल दी है। उन्होंने उसके साथ एक कंप्लेंट कराई है।